फ्रेंड्स, अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम जो है पीवाईक्यू की एक सीरीज चला रहे हैं पीटी की। उसी कड़ी में हम आगे आज भूगोल को लेकर के आए हैं, भूगोल से संबंधित पीवाईक्यू 2013 के। ठीक है, 2013 से लेकर के 2025 तक हम सारे पीवाईक्यू आपको करा देंगे। इस पीवाईक्यू को कराने का माध्यम ये है कि जो ऊपर लिखा हुआ आप खुद भी से देख सकते हैं इसको कि यूपीएससी पीवाईक्यू एक नज़र का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी हम पीवाईक्यू करा रहे हैं उससे आपका सिलेबस कैसे पढ़ना है, कैसे सिलेबस को जो है तैयार करना है, और पीवाईक्यू प्रश्नों की जो प्रकृति है वो कैसी है कि 2013 में जो प्रश्न पूछे जा रहे थे वो चेंज होकर के 2025 में भी उसी थीम आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन हम जो है उसको कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो थीम आधारित प्रश्न तो पूछे जा रहे थे, लेकिन प्रकृति चेंज हो रही है। प्रकृति जो चेंज है, जैसे कि ऑप्शन को लेकर के जो है प्रकृति चेंज हो गई कि पहले जो है एक कथन सही है, फिर दो कथन सही है, फिर एक दो सही है, और दो तीन सही है। इस तरह से दो तीन सही है, इस तरह से ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब क्या हो रहा है कि यूपीएससी क्वेश्चन डाल रहा है और उसके ऑप्शन कह रहा है कि उपर्युक्त में से केवल एक कथन सही है। ठीक है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, मतलब ऊपर के जो भी कथन दिए हुए हैं उनमें से दो कथन ऊपर के सही है, जैसे ये कथन है, एक कथन ये, तो ये दोनों सही है। फिर केवल तीन सही है, ठीक, इस तरह से। और चौथा जो है केवल यह उपर्युक्त सभी सही है। इस तरह से जो है ऑप्शन पहले देखिए, प्रश्न है, इस प्रश्न में एक प्रश्न देगा, फिर इसका दूसरा कथन देगा, फिर तीसरा कथन देगा, फिर चौथा कथन देगा, फिर इसमें कूट देगा। ठीक है, ये ऊपर यहाँ पर प्रश्न होगा, प्रश्न कुछ लिखा है, ठीक है, ये प्रश्न है, ये ऑप्शन है आपके, मतलब कथन दिए, एक कथन, दो कथन, तीन कथन, चार कथन, फिर कूट देगा, केवल एक कथन सही है, फिर इसी तरह से केवल दो कथन सही है, फिर केवल तीन कथन सही है, उपर्युक्त सभी सही है। इस तरह से जो है तो प्रकृति चेंज हो गई ना। पहले क्या होता था, पहले प्रश्न दूसरे टाइप से पूछे जाते थे कि ऊपर के चार कथन दिए हुए हैं, जैसे ये प्रश्न दिया है, ऊपर चार कथन दिए हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है, फिर बोलता है कि उपर्युक्त में से केवल एक और दो सही, केवल दो और तीन सही, फिर तीन और चार सही, या कोई नहीं सही। ठीक, इस तरह से कोई नहीं सही। तो हम क्या करते थे कि जैसे हमको एक एलिमिनेट कर लिया कि एक सही नहीं हो सकता, तो जहां जहां एक है उसको हम हटा देते थे, या जहां जहां दो है वो हटा देते थे, जैसे ये कट गया, ये कट गया, है ना। तो इससे एलिमिनेशन मेथड काम कर जाता था। लेकिन आज जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें एलिमिनेशन मेथड बहुत कम काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम नहीं कर रहा। आपका जो कॉमन सेंस है, लॉजिक वे पे जो प्रश्न सॉल्व करते हैं वो सब काम करेगा। ठीक है, तो ये सीरीज का हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि हम प्रारंभिक परीक्षा में आए हुए जो भी प्रश्न है उसकी प्रकृति के बारे में जान सकेंगे। उसकी प्रकृति क्या है, किस तरह से प्रश्न का नेचर है। अब इस बार 2025 का जो प्रश्न आया था उसमें तीन तीन कथन दिए, मतलब प्रश्न दिया हुआ है, फिर उसके बाद एक कथन, फिर दो कथन, फिर तीन कथन, फिर नीचे पूछ रहा है कि उपर्युक्त जो प्रश्न है उसका पहला कथन जो दिया हुआ है उसकी दूसरी और तीसरे कथन इसकी पहले कथन की व्याख्या कर रहे हैं। इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, तो वो प्रश्न को पढ़ने में ही काफी टाइम लग रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करें, तो यहाँ पर ये सब सीखने को आपको मिलेगा। देखिए, हमने बहुत सारे प्रश्न लगा रखे हैं। ये पहले तो सिलेबस है, आप जो भी तैयारी करेंगे पहले उसका सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तब आप जाकर के यूपीएससी के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। फिर उसके साथ साथ सिलेबस पूर्णतः डिफाइन नहीं है, प्री के लेवल पे तो बिल्कुल डिफाइन नहीं है। ठीक है, फिर आप मेंस पर आएंगे तो मेंस पर थोड़ा सा डिफाइन आपको मिलेगा। तो आप मेंस और प्री दोनों को मिलाकर जब आप तैयारी करेंगे तब आप प्री के भी प्रश्नों को हल कर पाएंगे और मेंस के भी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अब पीटी में क्या दिया हुआ है, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। फिर इंग्लिश में भी आप पढ़ लीजिएगा, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन है, थोड़ा सा बताया गया है। लेकिन आप प्रश्न अब कैसे आपको पता चलेगा, तो जब आप पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे और सिलेबस को देखेंगे, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे, तब आपकी जो तैयारी होगी वो उसकी बाउंड्री सेट हो जाएगी कि आपको इस ऐसे पढ़ना है कि ये हमारी जो चार दीवारी इसके अंदर हमें रहना है, सिलेबस और पीवाईक्यू की चार दीवारी इसके अंदर हमें रहकर तैयारी करना, ना कि इधर उधर भटकना, क्योंकि ये तो सागर है। अगर आप इसमें इंटर कर गए हैं तो आपको पता नहीं चलेगा क्या क्या पढ़ता है, हर चीज इंपॉर्टेंट लगेगी। लेकिन हमको सिलेबस और पीवाईक्यू को अगर आप ध्यान में रख करके तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको
कोई भी चीज़ आप पढ़ेंगे, जैसे अखबार पढ़ रहे हैं या करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, ठीक है, या कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, तो उससे आप अपने मतलब की चीज़ निकाल लोगे। ठीक, तो इस तरह से और भी है, इन चीज़ों को मैं यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझूंगा। ठीक है, आगे मैं देखता हूँ। ये मेंस का सिलेबस है, तो मेंस के सिलेबस को भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पर लगा रखा है। ठीक है, कि कैसे कैसी चीज़ें प्री और मेंस दोनों के सिलेबस को हम मिला करके पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पर और दूसरी चीज़ ये है कि हम यहाँ पर केवल प्रकृति देखेंगे। कल मैंने जैसे पॉलिटी का क्वेश्चन जो डिस्कस किया था पॉलिटी का, तो उसमें क्या किया था, मैंने आंसर भी बता दिए थे, क्वेश्चन को भी बता दिया था। लेकिन यहाँ पर मैंने कल एनालिसिस किया, ये देखा कि जो हमारी एक और सीरीज चल रही है जिसमें 2024 का हमने प्रश्न हल कराया है, उस सीरीज में हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया है। ठीक है, डिटेल्ड यूपीएससी के प्रश्न जो भी है उनका डिटेल एनालिसिस किया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज करेंगे तो दोहराव हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, केवल प्रश्नों की प्रकृति को समझेंगे, प्रकृति को समझते हुए सिलेबस को कैसे पढ़ना है मैं यहाँ पर आपको गाइड करूंगा कि आपको प्री के क्वेश्चन ऐसे पढ़ करके आप जाकर के सिलेबस का ये पार्ट पढ़ लीजिए। तो आप जाकर के मैं जैसा निर्देश दूंगा आप जाकर के वैसा पढ़ लेंगे तो आपको वो सिलेबस तैयार हो जाएगा। और रिपीट भी करते हैं क्वेश्चन, आप थीम आधारित प्रश्न आपको जो 2013 में पूछा गया वही 2023 में कुछ क्वेश्चन रिपीट कर गए, 2022 में कर गए। तो आप इस तरह से मेरे सुझाव को अगर आप मानेंगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी बातें हो गई, क्योंकि भाई रणनीति आपकी अच्छी होगी तो आपका परिणाम भी उतना ही बेहतर होगा। ठीक, तो हम यहाँ पर हमने बता दिया, तो हम प्री और मेंस के सिलेबस को मिला करके पढ़ेंगे। तो मेंस के सिलेबस में थोड़ा सा डिफाइन किया है, प्री में बिल्कुल ज़्यादा डिफाइन नहीं है। तो हम जो है PYQ को आधार बनाएंगे और सिलेबस को ध्यान में रख करके तैयारी करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विश्वतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है। ठीक, विश्वतीय जो वन है, विश्वत, अब पहले आपको पता होना चाहिए कि विश्वत वन कौन से होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप सबसे पहले आप विश्वतीय वनों के बारे में पढ़ेंगे। तो वन, भारत में पाए जाने वाले जो वन होते हैं, या विश्व में जहाँ जहाँ पर विश्वतीय वन, विश्वत रेखा जो है उसके आसपास जो पाई जाती है, जैसे आपका ये पृथ्वी हो गई, फिर से बना देता हूँ, ये पृथ्वी हो गई और इसके भूमध्य रेखा 20 से जाने वाली रेखा, इसी को विश्वत रेखा बोलते हैं। इसी के ऊपर यहाँ पर कर्क रेखा, यहाँ पर मकर रेखा। अब विश्वत रेखा के आसपास जो वन पाए जाते हैं उनको विश्वतीय रेखा वन बोल देते हैं। तो यहाँ पर पाए जाने वाले वन के बारे में पूछा गया है, तो आप सबसे पहले वनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, प्राकृतिक वन जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पर किस किस जगह पर पाए जाते हैं, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप बुक्स उठाइए NCERT की, और कोई एक बुक, ज़्यादा सिलेबस आप पढ़ेंगे, ज़्यादा किताब पढ़ेंगे तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा, आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोई भी एक बुक ज़्यादा, क्योंकि GS है, इसमें ज़्यादा भटकोगे कि ये बुक्स आती है वो बुक्स आती है। कोई भी एक नॉर्मल बुक जो अच्छे प्रकाशन, अच्छे जो है राइटर की हो, वो आप ले लीजिए। उससे आप एक बुक और एक NCERT, बस दो चीज़ों को आप अपने पास रखिए, और तीसरी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप डेली न्यूज़पेपर और मैगजीन आप कवर करते रहिए, कोई एक मैगजीन आप कवर कर लीजिए। ठीक, उसको पढ़िए। तो मैं कोई कहूँगा कि NCERT तो हम पढ़ा ही रहे हैं, तो साथ में आप NCERT बुक भी रखिए। ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बुक्स जरूर रखिए अपने पास। ठीक है, हालांकि मैं पूरा 100% आपको पढ़ा तो दूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा अपने तरफ से एफर्ट लगाएंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी सी तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो GS का आप कोई एक बुक ले लीजिए ज्योग्राफी की, उसमें आप ये जो है विश्वतीय वन या वनों के प्रकार आप पढ़िए जा करके। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है कि ऊंचे घने और वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर वितान होते हैं। ठीक, जो जैसे वृक्ष है ये, तो ये जो है, तो जो सदाबहार वन होते हैं, विश्वतीय वन सदाबहार वन होते हैं, उनके किरीट जो है काफ़ी जो है बड़े होते हैं, इनका जो मुकुट जैसा आकार है ये काफ़ी घना होता है। ठीक, इसकी बात कर रहे हैं। बहुत सी जातियां इनके सह अस्तित्व पर आधारित होती हैं। भाई इनके जो बहुत सारे वन होते हैं, आप ऊपर से अगर सैटेलाइट के थ्रू या हेलीकॉप्टर से जाते हुए देखेंगे तो आपको बड़ा घना दिखाई देगा। तो जो छोटी छोटी जो है झाड़ियाँ होती हैं या लताएं होती हैं, ये इनके सहारे ऊपर, क्योंकि ऊपर से जो सूर्य की रोशनी होती है वो इनको नहीं मिल पाती, सौर ऊर्जा नहीं प्राप्त हो पाती, तो इनको मिलती है, बड़े पौधों को, बड़े पेड़ों को जो ऊर्जा मिलती है वो छोटे पौधों इनसे ले लेते हैं। तो इनका सह अस्तित्व भी इन पर आधारित होता है। और अधिपादप एपीफाइट्स की असंख्य किस्मों की विद्यमानता होती है। भाई एपीफाइट्स भी बहुत सारे पाए जाते हैं वहाँ पर। तो ये तीनों सही हो जाएगा। मैं यहाँ पर आंसर नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आप ये विश्वतीय वनों को पढ़िए जाकर के, वनों के प्रकार पढ़िए। तो आप जाइए, टिक लगाइए, वनों के प्रकार क्या हैं उनको पढ़िए। ठीक, तो यहाँ पर आपको प्रकृति जानने को मिलेगी। अब अगली बार वन पर आधारित प्रश्न पूछेगा तो डायरेक्ट ऐसा सेम नहीं पूछेगा, आप इससे संबंधित पूछेगा। तो इससे संबंधित आप सिलेबस में पढ़ लेंगे तो अगला प्रश्न भी कर लेंगे। और बाकी आप करंट अफेयर मैगजीन पढ़ ही रहे हैं तो आपको दिक्कत वहाँ आएगी नहीं। दूसरे प्रश्न पर जाते हैं। फिर क्या कह रहा है, महाद्वीपों के अंतः स्थलों, जैसे ये कि आप मान लो ये आपका
उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप है। ठीक, मैं ज़्यादा अच्छा बना नहीं पाता हूँ। ठीक है, ये ठीक, ये महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। ठीक, शॉर्ट्स में लिखता हूँ क्योंकि पूरा लिखूंगा तो जगह काफ़ी। उत्तरी अमेरिका का है। तो इसके अंदर जो अंतः स्थल है, इसके अंदर के स्थल, जैसे ये बाउंड्री हो गई ये, ठीक है, इसके अंदर जो ये स्थल है ये इसकी बात कर रहा है का वार्षिक ताप परिसर, मतलब वार्षिक ताप जो है तटीय क्षेत्रों, ये तटीय यहाँ पर का आपका जो प्रशांत महासागर है, ठीक है, यहाँ पर आपका अटलांटिक महासागर है। तो ये जो तट है, ये तट है आपके ये, ठीक, ये आपका अंतः स्थल है। ठीक, तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। यह कहाँ का जो अंतः स्थल होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, तो भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। ठीक, जैसे भूमि का जो ताप होता है, भूमि जो होती है वो क्या होता है कि जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। तो जैसे सूर्य की रोशनी यहाँ पर मिल रही है इस तरह से, सूर्य की रोशनी आपको यहाँ पर मिल रही है। ठीक, तो ये क्या हो रहा है कि जल्दी गर्म हो गया, तो इसका दोपहर में तापमान मान लो 45 डिग्री सेल्सियस हो गया, मान लो, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ का जो प्रशांत महासागर है, यहाँ का तापमान आपका हो सकता है कि यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस हो या 30 डिग्री सेल्सियस हो। तो दिन में ये दोनों का क्या है, यहाँ ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे ये गर्म हो रहा है, तो ये रात तक होते होते, शाम तक होते हुए हो सकता है यहाँ 45 डिग्री सेल्सियस हो जाए। और यहाँ पर क्या होगा कि जैसे रात होगी तो ये जितनी जल्दी गर्म हो उतनी जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो इसकी जो विशिष्ट उष्मा है, इसकी जो उष्मा है वापस चली गई लॉन्ग वेव रेडिएशन के थ्रू। पिछली कक्षाओं में हमने चर्चा करी, आप देखेंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा शॉर्ट वेव रेडिएशन और लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या होता है। ठीक, बता ही देता हूँ कि शॉर्ट वेव रेडिएशन जो है सूर्य से आने वाली जब रोशनी होती है, सूर्य से आने वाली जो विकिरण होती है उसको शॉर्ट वेव रेडिएशन, और जब यहाँ से पार्थिव विकिरण के रूप में लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में वापस जाती है उसको LWR बोलते हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशन बोलते हैं। तो इससे उसमें निकल गई तो हो सकता है कि रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो इसका अंतर हो गया ना कि दिन में जो है 45 डिग्री और रात में 30 डिग्री। तो अंतर कितना हो गया इसका, 20-25 डिग्री का अंतर हो गया। ठीक है, और दिन में इसका जो है 30 डिग्री था और रात में 45 डिग्री हो गया। तो इसका अंतर कितना हो गया, 15 डिग्री। आपको समझ में आ रहा है, तो ये अंतर है। तो इसका पहला अंतर सही होगा। महाद्वीपों को महासागरों के बीच तुंगता का मतलब ऊंचाई, इससे मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। अंतः स्थलों में तेज पवनों की विद्यमानता, इसका भी कोई यहाँ पर तात्पर्य नहीं है। तटों की अपेक्षा अंतः स्थलों में होने वाली भारी वर्षा, इसका भी कोई यहाँ पर तात्पर्य नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर एक होगा। मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर फिर बता रहा हूँ कि महाद्वीपों के अंतः स्थलों में वार्षिक ताप अंतर। तो आप सबसे पहले जाकर के तापमान जो होता है, टेम्परेचर, उसके बारे में पढ़िए। महाद्वीपों का टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, महाद्वीपों का टेम्परेचर कैसे चेंज होता है। तो आप जब वायुमंडल पढ़ेंगे तो उस पर आपको जलवायु जो होती है, भारत की जलवायु, विश्व की जलवायु, जब आप पढ़ेंगे तो उस पर आपको ये सब सीखने को मिलेगा। तो आप जाकर के उसको भी कवर करिए। ठीक है, ये एक तो दिन में हो जाएगा, जरूरी नहीं कि एक ही दिन में सब चीज़ कवर करिए, लेकिन आपको यहाँ पर इसके महत्व को बताया जा रहा है। ठीक है, ना कि क्वेश्चन, क्योंकि आप क्वेश्चन को रटा दिए। जैसे मैंने कल सीधे सीधे क्वेश्चन बताए, तो उसमें ये मुझे बाद में पता चला कि यार ऐसा अगर मैं करूँगा तो हो सकता है कि आप केवल रट के चले जाएंगे, और ऐसा नहीं कि दोबारा क्वेश्चन वैसे पूछेंगे नहीं। तो हम उसकी प्रकृति को, उसकी थीम को अगर पढ़ लें अच्छे से, तो अगली बार क्वेश्चन को अच्छे से हल कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए भारतीय कोयले का अभिलक्षण। अब देखिए भारतीय कोयला, तो ये कोयला खनिज जो होता है वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए, और ये PCS वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं खनिज से आधारित क्वेश्चन। तो खनिज पहले तो आपको इसका जो प्रगति है क्वेश्चन की और इसकी जो थीम है खनिज, उसको आपको पढ़ना है। ठीक, तो भारत में जो कोयला होता है वो उसका उच्च भस्म अंश होता है। जो कोयला हमारे यहाँ होता है बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, तो हमको बाहर से आयात करना पड़ता है। तो हम इंडोनेशिया, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, 3 जगहों से। ठीक है, तो इसलिए हमको जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, उसमें भस्म मतलब उसके जो ऐश होती है, ऐश बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो इस प्रकार से इसका जो है एक सही है। यहाँ पर देखिए सही उत्तर आपको चुनना। ठीक है, इसमें अब भारतीय कोयले में जो सल्फर होता है उसकी मात्रा बहुत कम पाई जाती है, तो ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा, निम्न भस्म संलग्न तापमान। भस्म संलग्न तापमान का मतलब ये होता है भस्म संलग्न संगलन तापमान। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप कोयला जो 1100 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस में गर्म हुआ, ठीक है, खौलने लगा, जो भी तापमान में गलने लगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो उसमें भस्म के अंश होते हैं
वो बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत में पाए जाते हैं। भारत का जो कोयला होता है उसमें भस्म अंश बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और मतलब इस बाहरी जो हम लोग बाहर से मंगाते हैं उसमें निम्न भस्म होता है, इसलिए भारत के संदर्भ में पूछा गया तो इस प्रकार से केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। तो 1 2 जहाँ है सही हो जाएंगे। और तीसरा अगर आपको पता होता तो तीसरे के आधार पर आपको ऐसे ही एलिमिनेट करते। तो एलिमिनेशन में यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, आपको ये बता रहा हूँ कि आपको खनिज पढ़ना है, ठीक। और क्वेश्चन की प्रकृति अब इसी में अब जो पैटर्न आ रहा था ये बिल्कुल नहीं पूछा, इस तरह से नहीं पूछा जा रहा, क्योंकि एलिमिनेट कर लेते हो आप, ठीक है। तो आप पहले कह देगा उपर्युक्त में से केवल 1 सही, ठीक, केवल 1 सही। फिर कह देगा केवल 2 सही। फिर केवल 3 सही। ये उपर्युक्त में से कोई नहीं सही, ठीक। ठीक, इस प्रकार से। तो अब जैसे आपको पता होता है, जब आपको पूरे 100% जानकारी होगी कि पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा गलत है, तभी आप इसको सेकंड वाला ऑप्शन लगा पाएंगे। इस तरह से आप प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको बड़ा ध्यान रखना है। अब आपको खनिज पढ़ना है तो खनिज पे ध्यान देना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। अब देखिए ये 2013 का प्रश्न है, उस समय काफी चर्चा में रहा होगा करंट अफेयर में, तो मैपिंग से संबंधित प्रश्न है। अब मैप यहाँ पर जो है आपको पढ़ना है। तो जैसे एब्सनी पठार है, ये आपका इथोपिया के आसपास है, तो वहां गए और तुरंत देख लिया, ठीक है। एटलस पर्वत आपको पता ही होगा कि जैसे आप अफ्रीका में जाएंगे, ये अफ्रीका का जो है मैप है मोटा मोटा, तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से इधर साइड आप आओगे तो एटलस पर्वत दिखाई देगा। गुयाना उच्चभूमि, गुयाना हाईलैंड आपको जब आप जो है दक्षिणी अफ्रीका का मैप देखेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पे इस जगह पर, ठीक, वेनेजुएला के आसपास, गुयाना, फ्रेंच गुयाना के आसपास, ठीक। एंकोवांगो द्रोणी, ये आपको एंकोवांगो स्वयं जो है ये आपको बोत्सवाना और नामीबिया के बीच में यहाँ पर अफ्रीका में पाया जाएगा, ठीक है, यही जगह पे। तो ये मैं बताने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ पर ये बताना है कि आपको मैपिंग पढ़नी है, ठीक है। तो आप कोई भी आप चर्चा में, जैसे न्यूज में कोई जो है स्थल चर्चा में है, ठीक है, कोई प्लेस जो है चर्चा में है, तो आप तुरंत मैप उठाइए और देख लीजिए। जैसे इजराइल काफ़ी अभी चर्चा में था, यूक्रेन भी काफ़ी चर्चा में है, तो तुरंत आप उसका मैप देख लीजिए। उसके आसपास कौन सी नदियां बहती हैं, उसके आसपास कौन से पठार हैं, उसके आसपास कौन से पर्वत हैं, उसके आसपास कौन सा मैदान है, ठीक है, वहाँ पर किस प्रकार की जो वनस्पतियां पाई जाती है, किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जब आप इस तरह से तैयारी करेंगे तब आपको पता चलेगा वहाँ पर कौन कौन से महासागर पाए जाते हैं, किस महासागर से जुड़ा हुआ है। जब आप इस तरह से तैयारी करेंगे तब जाकर के आपका प्रीलिम्स निकलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप रट लोगे, मैंने यहाँ पर बता दिया, आपने रट लिया, अगली बार वो क्वेश्चन रिपीट होगा, जरूरी नहीं। रिपीट होता है लेकिन थीम आधारित रिपीट होता है। हो सकता है जैसे इस बार ऑप्शन में गुयाना उच्चभूमि है, अगली बार गुयाना उच्चभूमि ऊपर लिख देगा, गुयाना उच्चभूमि के बारे में बताइए, ठीक। अब उसके 4 कथन दे देगा, तो अब हम कह देते हैं कि देखिए रिपीट हुआ, रिपीट होता है, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तभी आप इस प्रश्न को राइट कर पाएंगे, अन्यथा जो है आप उसको भी पढ़ने के बावजूद फेल होके आ जाएंगे, क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि के समय में भिन्नता। अब देखिए ये है, तो जब आप जलवायु पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, सूर्य और पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि पृथ्वी जो होती है वो हमारी 23.5 अंश झुकी हुई है, ठीक है, इस तरह से है, तो हम ऐसे झुकी हुई है। तो जो सूर्य वाला भाग होता है, सूर्य की तरफ वाला भाग, उधर जो है सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उधर जो है दिन होता है, और जो पीछे वाला भाग होता है वहाँ रात होती है, ठीक है। तो जब ये झुका होता है तो इसके पृथ्वी के अधिकतर भाग में, ऊपरी भाग में, अगर ऊपर की तरफ 23.5 अंश झुका है, मतलब कर्क रेखा की तरफ, कर्क रेखा अगर सूर्य की तरफ झुकी हुई है तो इसका मतलब जो है पृथ्वी के ऊपरी भागों में जो है ज़्यादा दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। अगर मकर रेखा, मतलब इस तरफ का भाग, जैसे ये है पृथ्वी, और इस तरफ का भाग जो है इसका दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है। यहाँ चित्र बहुत अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, मैनेज करिएगा, ठीक। तो ये वाला भाग, यहाँ के दिन जो बड़े होंगे, रात छोटी होगी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, दिन रात के विस्तार में भिन्नता किस कारण से होती है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष का घूर्णन तो डेली होता है, ठीक है, उससे दिन रात होता है, लेकिन उनके विस्तार में बड़े छोटे कब होते हैं, जब वो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्तीय रीति परिक्रमण, इससे भी नहीं होता, इससे ऋतुओं में परिवर्तन होता है। स्थान की अक्षांशीय स्थिति, इसका भी डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं। पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण, मतलब अपने अक्ष पर परिक्रमण, अपने अक्ष पर झुकी हुई है अवस्था में, तब ये होगा। तो मेरे हिसाब से डी होगा, आंसर नहीं बता रहा हूँ। बाकी आपको यहाँ पर देख लेना है कि पृथ्वी जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो सिलेबस उठाइए, बुक्स उठाइए, उसमें देखिए और जा करके आप इसको पढ़िए कि कौन कौन से जो है
इससे मैच कर रहा है। तो आप दिन रात समय जब आप जो है ग्लोब उठाएंगे, पृथ्वी 6 क्लास के एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया, मैंने चर्चा भी करी, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, 6 क्लास के एनसीईआरटी में ये आप अच्छे से पढ़ समझ में आ जाएगा आपको। और किसी बुक्स में जाकर के इसको स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जो है इसको केवल इस प्रश्न के बारे में, बाकी प्रश्नों को पढ़ना है जाके, इसको प्रश्नों को 6 क्लास के एनसीईआरटी से हो जाएगा। ठीक, फिर इसको बारे में नर्मदा नदी, अब नदी अपवाह तंत्र के बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक, नदी अपवाह तंत्र। अब ये जो चीज जितनी चीजें बता रहा हूँ आप एक दिन में नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो 2 दिन 3 दिन में आप कवर कर लेंगे। लेकिन हमारा काम है बताना कि आपको कैसे क्वेश्चन को हल करना है, क्योंकि आप अगर नदी अपवाह तंत्र इसकी थीम है, अगर आपने इसमें पढ़ लिया तो अगली बार हो सकता है रिपीट कर जाए। तो नदी अपवाह तंत्र अच्छे से पढ़ लिया तो ऐसा क्वेश्चन नहीं रिपीट होगा, लेकिन टॉपिक तो रिपीट हो जाएगा। ठीक, तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा एक देखिए, नदी के बारे में बोल रहा है, नर्मदा नदी के बारे में, तो यह एक रेखी विभ्रंश मतलब रिफ्ट वैली में बहती है। आपको पता ही नर्मदा नदी रिफ्ट वैली में ही बहती है। यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती तो है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एक कारण पूछ रहा है, नदियां पूर्व की ओर क्यों बहती है, मतलब कि जो पश्चिम की ओर क्यों बहती है, ऐसा क्यों होता है। बाकी प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम की ओर बहती है, जैसे मैं आपको भारत का मैप बना के बताता हूँ ये। ठीक, अब जैसे ये नर्मदा नदी ऐसे ऐसे बह रही है। ठीक, तो यहाँ पर आपकी विंध्य और सतपुड़ा के बीच से बहती हुई आ रही है। ठीक, लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि पश्चिम की ओर क्यों बहती है और पूर्व की ओर क्यों नहीं बहती। तो वो एक रेखी वृंश घाटी में बहती हुई आती है, इसलिए एक तो सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। उसका नर्मदा नदी के आधार पर ये सही तो है, लेकिन वो यहाँ पर क्वेश्चन में डिमांड नहीं है, इसीलिए बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन को समझना है, पहले तो यही ध्यान देना है कि विंध्य और सतपुड़ा के बीच। अब आपको लगेगा, आपने पढ़ा कि हाँ यार नर्मदा नदी तो जो है विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है, तो आपने तुरंत इसको करेक्ट कर दिया। जैसे आपने करेक्ट किया क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमको तुरंत ये ध्यान रखना है कि ये चीज नहीं होगी। ठीक, पहले के क्वेश्चनों में ये होता था कि आप जो है, जैसे आपको लगा 1 2 भी सही है, तो आपने देखा कि ऑप्शन ही में नहीं दिख रहा है, तो आप काट लेते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि अब दूसरे प्रकार का कूट पूछ रहा है। ठीक है, वो पूछ रहेगा उपयुक्त में से कितने कथन सही है, केवल 1 सही है, केवल 2 कथन सही है, केवल 3 कथन सही है, इस तरह से। ठीक, तो हम देखते हैं। तो विंध्य और सतपुड़ा, तो इस आधार पर ये गलत हो जाएगा। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर ना होकर के दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक, यहाँ पर दक्षिण पूर्व की ओर, इस तरह से मध्य भारत से दक्षिण पूर्व की ओर। तो इस प्रकार दूसरा भी गलत हो गया, पहला केवल एक आंसर सही होगा। हम आंसर की ओर नहीं जाएंगे, आपको नदी अपवाह तंत्र पढ़ना है, और ये पढ़ना है कि जो भारत की नदियां हैं वो पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर क्यों बहती है। ठीक, पश्चिम की ओर क्यों बहती है, ऐसा क्यों है, और पूर्व की ओर क्यों बहती है, ऐसा क्यों है। ठीक, लाइट चली गई है, इन्वर्टर चल रहा है, तो थोड़ी सी बीप की आवाज आ रही है यूपीएस की, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, मैनेज करिएगा। ठीक, अब यहां पर देखिए कथन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेवार है। विद्युत चुंबकीय विकिरण, गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का घूर्णन, भूतापीय ऊर्जा, प्लेट संचलन, पृथ्वी का परिक्रमण। देखिए मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आपको ये सब चीजें जो है अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक, बाकी हमारा डिटेल एनालिसिस आएगा, उसमें हम विस्तार से इसके बारे में सारे जो ऑप्शन है सबके बारे में अच्छे से बताएंगे। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। वैसे देख आंसर डालोगे तो इसके सारे आंसर सही है, लेकिन हमको पृथ्वी परिक्रमण आप पहले ही हम लोगों ने पढ़ लिया। पृथ्वी घूर्णन जब आप पढ़ोगे तो ये सब कवर होगा। देखिए गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, प्लेटों का संचलन, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत आप पढ़ोगे तो प्लेटों का संचलन भी पढ़ोगे। फिर भूतापीय ऊर्जा भी पता चलेगी आपको, भूकंप आते हैं, अंदर की ऊर्जाएं बाहर निकल के आती हैं ज्वालामुखी के रूप में, ये सब। विद्युत चुंबकीय विकिरण, जब आप सौर वेव रेडिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, शॉर्ट वेव रेडिएशन और लॉन्ग वेव रेडिएशन, सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, तो आपको जो विद्युत चुंबकीय किरणों के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। तो इस प्रकार से इन सबको आप जो है तैयार करोगे तो ये 2-3 दिन में आपका पूरा तैयार हो जाएगा। इससे आपको 2013 के प्रश्नों से क्या हो जाएगा, आपने सारे डायमेंशन आप अच्छे से खोल करके पढ़ लिए, तो क्या होगा, हम रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे। ठीक, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग, ये जो है बहुत अच्छी टेक्निक होती है, मतलब स्मार्ट स्टडी में इसको बोला जा सकता है कि स्मार्ट स्टडी ऐसी ही होती है। आप पूरा सिलेबस लेके बैठोगे, एक तरफ से पढ़ोगे और उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, तो इससे जो है पीवाईक्यू से आपको पता चलता रहेगा। ठीक, इस प्रकार से आगे देखते हैं। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश आलवण जल,
एक लवण जल होता है जो नमकीन पानी होता है, ठीक, और एक आलवण जल है जो मीठा पानी होता है। लवण जल, लवणी जल तो बहुत ज़्यादा है पृथ्वी में, ठीक है। आलवण जल जो होता है वो बहुत कम, मतलब 3% के आसपास पाया जाता है। तो उसके बारे में बोल रहा है कि 3% है, तो इसको हमने मान लिया 100%, ठीक, 100%, मतलब 3% मतलब 3 लीटर पानी है, ठीक। तो 3 को मैंने 100 लीटर मान लिया, ठीक, मतलब 100 मान लिया 3। तो उसमें से बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष आलवण जल का सबसे अधिक भाग जो है कहाँ पर पाया जाता है? तो वायुमंडलीय आर्द्रता और बादलों के रूप में, मेरे हिसाब से नहीं होगा। आलवण झीलों और नदियों में पाया जाता है, ऐसा भी नहीं है। भूमिगत जल के रूप में आलवण जल सबसे ज्यादा, अगर इनके बाद मतलब ग्लेशियर के बाद अगर पाया जाता है तो भूमिगत जल में। और मृदा की आर्द्रता के रूप में ऐसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से सी होगा, लेकिन हम आंसर नहीं यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, केवल आपको एक बता दिया जा रहा है कि हाँ ये सही है। लेकिन आप जो है ये पढ़िए कि जो जल पाया जाता है पृथ्वी में वो कितना % पाया जाता है, और उसमें पीने योग्य पानी कितना % है, उसकी मात्रा। क्योंकि इससे रिलेटेड एक बार और रिपीट क्वेश्चन हुआ है 2020 या 21 में या 23 में, ऐसे ही देखिएगा, मुझे याद आ रहा है हल्का हल्का कि रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इसके थीम पर रिपीट हुआ कि कितना % जल पाया जाता है, कितना % सबसे ज्यादा कहाँ पर है, फिर उसके बाद कहाँ पर है। तो इसका एक सिक्वेंस यूपीएससी का यहीं से पता चल जाएगा, क्योंकि यहीं पर आप प्रकृति देख रहे हैं। तो आपने प्रकृति को समझा कि प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है। तो आपने देखा कि प्रश्न जो है इसका रिपीट हुआ, तो रिपीट हुआ तो कैसे रिपीट हुआ, इसकी थीम कैसे रिपीट हुई। तो जब थीम उसकी जब आपको पता चल जाएगी कि रिपीट हो रही है, तो आपने यहाँ पर देख लिया कि तुरंत जो है जल कितना % कहाँ पर है। तो ग्लेशियर में सबसे ज्यादा है, मोटा मोटा आपने जान लिया ग्लेशियर में, फिर उसके बाद जो है भूमिगत जल में, फिर उसके नीचे और कहाँ कहाँ पर है, नदियों में कितना % है। इस तरह से आपको एक सीक्वेंस पता चल गया। अगली बार रिपीट करेगा तो आप उसके आधार पर प्रश्नों के कथनों को काट लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे। इस तरह से आंसर तक आप किसी न किसी रूप में पहुंच जाएंगे, जब आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल वे पे तैयारी करेंगे तब, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं। संसार में सर्वाधिक मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां कोष्ण मतलब उष्ण, उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्म, उष्ण का मतलब गर्म, ठीक। गर्म और शीत वायुमंडली धारा, देखो यूपीएससी ने घुमा दिया वायुमंडली। अब आप पढ़ रहे हैं जल धारा है, यहाँ पर वायुमंडली धाराएं बोल रहा है, तो इस आधार पर इसको कट किया। नदियां जहां सागरों में प्रचुर मात्रा में ताजा जल प्रवाहित करती हैं। नदियों से यहाँ पूछ ही नहीं रहा, यहाँ संसार में पूछ रहा है, तो नदियों से अभी कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। क्योंकि नदियां बह करके जहाँ, जैसे मान लो ये आपका क्षेत्र है और नदियां ये बह करके तट के पास समुद्र में मिली, तो यहाँ जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा पूछ रहा है मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण, इससे ज्यादा भी यहाँ भी पाया जाएगा, क्योंकि जो बहा करके लाएंगे चीजें, जो बहुत सारी चीजें तो यहाँ पर लाएंगे। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे कीटनाशक भी पाए जाते हैं, क्योंकि नदियां जो है बहुत सारे कीटनाशकों को, गाद को लेकर के आती है, तो मछलियों को बहुत अच्छा यहाँ पर पनपने का मौका नहीं मिल पाएगा। लेकिन हम जहाँ पर उष्ण मतलब कोष्ण और शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं, वहां पर प्लैंकटन का विकास होता है। और प्लैंकटन जहां पर पाया जाएगा वहां पर प्लैंकटन क्या होता है, मछलियों के खाने का भोजन हो जाएगा। जहां पर भोजन उनके लिए पाया जाएगा वहां पर सीधी सी बात है कि ये जो है आपको मिलेंगी। तो इस प्रकार सी सही है, लेकिन हम आंसर नहीं बता रहे। यहाँ पर आपको महासागरीय धाराएं पढ़ लेनी है, ठीक। मैं डेली ऐसे कुछ ना कुछ बताऊंगा और आप जो है इसको पढ़ते रहेंगे, तो देखिएगा कि आप नवंबर दिसंबर तक हम इसको कंप्लीट करा देंगे। अक्टूबर तक, अक्टूबर लास्ट, ये नवंबर पूरा ले लीजिए, 15 दिसंबर तक तो मतलब इसको कंप्लीट करा ही देना है, ठीक है। इसको हम कंप्लीट करा देंगे तो आपकी तैयारी, महासागरीय धाराएं जैसे आपने पढ़ लिया यहाँ पे, तो आपको अब महासागरीय धाराएं कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन देख लिया, अब मेंस के भी क्वेश्चन देख सकते हो। मैं भी कल से हो सकता कोशिश करूंगा कि आपको मेंस के क्वेश्चन लगा के दूं। वैसे मैं जो हमारी बुनियाद सीरीज चल रही है, एनसीईआरटी बुनियाद सीरीज, उसमें मैं मेंस और प्री सारे क्वेश्चन और एमसीक्यू आपकी प्रैक्टिस के लिए लगा के देता हूँ, ठीक है। बुनियाद सीरीज में आप उसको देखिए, आपको सच में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। हम इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। अगर आप हिंदी माध्यम का रिजल्ट किसी न किसी भी तरीके से हमें सुधारना है तो सुधारना है। आप अगर उसको देखेंगे और उस पर आप अमल कर लिए, तो सच बता रहा हूँ कि आप 1 साल के अंदर अंदर, 1.5 साल के अंदर अंदर आप रिजल्ट जरूर देंगे, ठीक है। फिर महाद्वीपीय सेल्फ तरंगित, ये भी इससे संबंधित नहीं है, सी सही हो जाएगा। बाकी हमको महासागरीय धाराएं पढ़नी, महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, और इससे संबंधित अभी आरओ का पेपर हुआ था, उसमें यूपी का, उसमें जो है रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, मतलब यूपीएससी का क्वेश्चन रिपीट हुआ हूबहू, ठीक है। तो ऐसे पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन तो ऐसे ही हल कर लो, क्योंकि ये स्टेट पीसीएस भी अब यूपीएससी को काफी हद तक फॉलो कर रहा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि महासागरीय धाराएं पढ़नी है, और जो करंट होती है, सॉरी ओशियन करंट, कौन सी धाराएं कहाँ से आती हैं, ठीक है। शीत धाराएं कौन सी होती हैं, और जो है
गर्म धाराएं कौन सी होती हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो इसका है उष्ण और शीत सागरीय धाराएं, इसका आंसर जो होगा, तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी लेब्राडोर जो महासागरीय धारा होती है वो ठंडी धारा होती है। जैसे ये आपका यूएसए का क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ पर जो आपकी लेब्राडोर धारा आएगी और यहाँ से नीचे से गल्फ स्ट्रीम आपकी जाएगी, दोनों यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है प्लैंकटन, न्यू फाउंडलैंड यहाँ पर आपका जो है अमेरिका का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र जो है मत्स्य पालन के क्षेत्र के लिए, और जापान के आसपास का क्षेत्र, इधर जापान मिलेगा आपको, इधर आप देख लेंगे जापान के आसपास का क्षेत्र जो होता है किसोवो जो करंट होती है उसके आसपास का क्षेत्र, ठीक है, वो आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको जो है मत्स्य उत्पादन मतलब मत्स्य बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो उसका कारण ये कि गर्म और ठंडी जलधाराएं जहाँ पर मिलती है वहाँ पर पाई जाती है। तो हमको महासागरीय धाराएं पढ़नी है, उसको ध्यान रखना है, ठीक। आगे पढ़ते हैं। निम्न के फसलों पर विचार कीजिए। अब देखिए हमारे सिलेबस में क्रॉप पैटर्न, फसल का प्रतिरूप या क्रॉप पैटर्न, ठीक, फसल पैटर्न, इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं इसको, ठीक, ये पढ़ना है। तो हमने तुरंत देखा यहाँ पर रिपीट कर रहा है, अब पीवाईक्यू में भी पूछा गया है और सिलेबस में भी दिया हुआ है, मेंस के सिलेबस में दिया है। तो हमको डिफाइन, अब हमको ये तो इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए कि यार सिलेबस में भी, पीटी में भी क्वेश्चन पूछ रहा है, मेंस के सिलेबस में भी है, तो हमको मेंस और प्री दोनों को मिला के पढ़ेंगे, तब प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर कर पाएंगे आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप प्री का केवल पढ़ेंगे और सोचेंगे प्री क्वालिफाई हो जाए, तो मुश्किल है। मेंस और प्री दोनों को मिला के पढ़िए, और कुछ चीज़ें मेंस से अलग है प्री की, तो वो स्पेशल प्री को देख करके आप तैयारी कर लीजिए, ठीक। यहाँ पर कपास, मूंगफली, धान और गेहूं के बारे में दे रहा है। आप खरीफ की फसल, तो फसल पैटर्न में आप देखोगे कि एक रबी की फसल होती है, ठीक है, एक आपकी जायद की फसल होती है और एक आपकी खरीफ की फसल होती है। तो खरीफ की फसल के बारे में आपको पता है कि जून जुलाई के आसपास इसकी बुआई होती है, ठीक। बुआई जो इसकी होती है वो जून और जुलाई के आसपास होती है, ठीक। और रबी की फसल क्या होती है कि ये आपकी अक्टूबर नवंबर के आसपास होती है बुआई इसकी, ठीक है, मोटा मोटा आपको पता चल जाएगा, ठीक। फिर इसकी इसके बाद जायद की, इन दोनों के बीच में जो समय बचता है उसमें जो छोटे छोटे खीरे, ककड़ी, इनकी जो है छोटी छोटी सब्जियां होती हैं, उनकी जो है फसलें यहाँ पर उगा दी जाती हैं, तो वो जायद हो जाती है। तो इसको फसल पैटर्न के आधार पे आपको पढ़ना है। अब खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल इसका मतलब जून जुलाई में उगाई जाएगी, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाएगी। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में उगाई जाएगी और मार्च अप्रैल में काटी जाएगी, मतलब फरवरी लास्ट या मार्च अप्रैल में, ठीक। तो गेहूं वगैरह को आपको पता है, तो खरीफ फसल है, तो किसी बच्चे से भी पूछ लोगे तो गेहूं कह देगा, गेहूं जो है रबी की फसल है। तो 4 को आपने एलिमिनेट किया, यहाँ से 4 हट गया, यहाँ से, या तो सी सही होगा या तो बी सही होगा। अब आपको पता है कपास जो होती है, आप इसको कॉमन सेंस से भी हल करोगे तो हो जाएगा। कपास क्या होती है? रुई आप गद्दों में भरवाते हो, रजाइयों में भरवाते हो, तो रजाई कब ओढ़ते हो? रजाई की आवश्यकता कब पड़ती है? ठंडियों में। तो ठंड में पड़ती है तो इसका मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पड़ने लगती है, दिसंबर में। तो आप इसको समझ लीजिए कि दिसंबर में आती है, इसका मतलब रबी की फसल है ये, ठीक, एक खरीफ की फसल है, ठीक भाई। नवंबर तक कट जाएगी ना भाई, उगाई जाएगी जून जुलाई में और नवंबर दिसंबर तक कट जाएगी, तो इसका मतलब ये भी। मूंगफली आप ठंडियों में खाते ही खाते हो। धान है, ये धान तो मोटा मोटा आपको पता है, तो 1 2 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये तो खैर कॉमन सेंस है, लॉजिक लगाओगे थोड़ा सा कॉमन सेंस, तो तभी यूपीएससी के प्रश्न हल कर पाओगे। अब जैसे कपास वाला, अब जो कोई पढ़ेगा किताबों में तो पढ़ता ही रहेगा, हर चीज पढ़नी नहीं है, समझनी है, कॉमन सेंस अप्लाई करना है। तो कॉमन सेंस यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है इस प्रश्न को ऐसे हल करना है, ठीक है। आपने लगाया कि हाँ मूंगफली या ठंड में खाते हैं, इसका मतलब कि जून जुलाई में उगाई जाती है और नवंबर दिसंबर के आसपास काट दी जाती है, तभी हम लोग खाते हैं उसको, ठीक है, इस तरह से। फिर आगे पढ़ते हैं। अब देखिए मिट्टियों के प्रकार, लेटराइट, भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में, तो हम अब इसको जो है पढ़ लेंगे, लेकिन हमको जो है मिट्टियों के प्रकार पढ़ने, ठीक। तो मिट्टियों के प्रकार जो है आप जो है पढ़ लीजिएगा, ये टॉपिक नोट करते रहिएगा, ठीक है। 2013 डाल लीजिए और उसमें जो है ये डालिए कि 2013 का ऊपर हेडिंग, और 2013 में कौन कौन सी थीम रिपीट हुई। तो हमने मृदा के प्रकार पढ़ लिए, वनस्पति के प्रकार पढ़ लिए, महासागरीय धाराएं पढ़ ली। अब इनको पढ़ना है तो शुरू से 1 पढ़िए, 2 पढ़िए, ऐसे पढ़िए। तो ऐसे किताबों में एक तरफ से पढ़ने से अच्छा है कि अलग अलग उठा के पढ़ेंगे, ऐसी किताब बहुत जल्दी समाप्त भी हो जाएगी। एक तरफ से पढ़ने को बैठेंगे, पता चलता है कि 20-25 पेज पढ़े, उसके बाद बोरिंग होने लगी। ऐसे क्या है कि एमसीक्यू यहाँ भी सॉल्व कर रहे हैं, हमारी बुनियाद सीरीज चल रही, वहाँ भी आप सॉल्व कर रहे हैं और अलग से आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इससे इंटरेस्ट भी बना रहेगा और सिलेबस भी लगे कि हाँ यार हम महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से पढ़िए, ठीक। तो इसे हेडिंग डाल लीजिए, एक अपनी एक अलग से कॉपी बना लीजिए, इसमें थीम आधारित प्रश्नों को लिख लीजिए उसमें,
इसमें हेडिंग डालिए, किताब का नाम, ये कॉपी का नाम लिख दीजिए, थीम आधारित प्रश्न 2013 से। फिर देखिएगा कि कौन कौन से प्रश्न, अब देखिएगा कि यही थीम अगले साल फिर 2014 का जब मैं कराऊंगा तो उसमें भी आप देख लेना कैसे रिपीट होती है। ठीक, तो आप देखेंगे कि वे लेटराइट जो मृदा होती है वो अक्सर लाल होती है, वे साधारणतः लाल रंग की होती है। तो आप एक कथन तो आपका सही हो गया। तो जहां जहां एक है पहले आप उसको सही कर लीजिए, या तो ये सही होगा या तो ये हटा दीजिए। ठीक, और उस वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है, नाइट्रोजन की मात्रा उसमें बहुत मतलब मिलती नहीं है। ठीक है, तो इसको पहले आप हटा दोगे 2 को, तो यहाँ भी 2 हट गया, इसका मतलब सी आंसर हो जाएगा। लेकिन हम फिर भी पढ़ते हैं, उनका राजस्थान उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास है। आप पढ़ोगे कि लाल मृदा जो होती है उसमें बरसात मतलब पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, तभी जो है वो लाल रंग की दिखाई देती है। ठीक है, उसमें पानी और लौ। तो पानी आपको कहाँ मिलेगा, जब आप भारत के क्षेत्र में जाओगे इस तरह से, तो आपको पश्चिमी घाट के आसपास वाले क्षेत्रों में मिलेगा, और यहाँ पर उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्रों में मिलेगा। तो यहाँ असम के क्षेत्र, इधर कर्नाटक, तमिलनाडु है, केरल के क्षेत्र जो थोड़े से हैं उन पर मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी 3 भी गलत हो गया। आप थोड़ा सा जब मिट्टी के प्रकारों को पढ़ोगे ना, तो मोटा मोटा आप पढ़ते चले जाओगे अच्छे से ध्यानपूर्वक, तो आपको ये सब चीज़ें मतलब क्लियर होती चली जाएंगी। 100% किसी को नहीं आता है, 100% वाले का सिलेक्शन भी नहीं होगा। जो 100% पढ़ेगा तो उसका कुछ ना कुछ छूटेगा जरूर। थोड़ा बहुत पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट बनाकर पढ़ना है, कॉमन सेंस आते जाते कहीं जा रहे हैं कहीं आ रहे हैं, आसपास के वायुमंडल को, आसपास के लोगों को समझना है, देखना है, फिल्म भी देखना है, पिक्चर भी देखना है, मौज भी लेनी है, सब कुछ करना है। सब कुछ करने के साथ साथ अपनी तैयारी करनी है। ये नहीं कि आप 4-4 घंटे मौज ही ले रहे हैं। लीजिए, थोड़ा सा अपना पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, आराम से एग्जाम निकल जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। काजू की तो आपको पता ही हो, काजू वगैरह लेटराइट मिट्टी में ही होता है। तो इस प्रकार से सी सही हो जाएगा। हम आंसर यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, हमें मिट्टियों के प्रकार पढ़ने हैं। मिट्टियों के प्रकार आप वहाँ पर कॉपी में लिख लीजिए, जैसे मैंने अभी बताया कि कॉपी इस तरह से बना करके उसमें थीम लिख लीजिए। उस थीम को बार बार अपने बुक से और एनसीईआरटी को आधार बनाकर पढ़िए। ठीक, यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक गैस, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ठीक है, प्राकृतिक गैस गोंडवाना संयंत्रों में पाई जाती है। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अब हमको खनिज पढ़ना है। ठीक, खनिज निकालिए, आपके सिलेबस में है, और उससे संबंधित मेंस के क्वेश्चन देखिए और उस टॉपिक को पूरा रिवाइज करिए। ठीक है, मैं इसका उत्तर नहीं बता रहा हूँ, आप हल करिएगा। ठीक, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। ठीक, तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किसके और किनके द्वारा होती है। आकाश में कपासी वर्षा मेघों के, अब देखिए आप मेघों के प्रकार पढ़ लीजिए, कब जो बादल होते हैं उनके बादलों के प्रकार। ठीक, यहाँ पर तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है। ठीक, हवा और जल कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलन होता है। मैं इसको बताने नहीं जा रहा हूँ। एक चीज आपको जरूर बता, जो तड़ित झंझा बिजली आकाश में गिरती है उसका कारण क्या होता है। जो बादल होते हैं हमारे, ये बादल है मान लो, तो इसके ऊपर वाले क्षेत्रों में क्या होता है, धनावेशित कण निकलते हैं और आपके ये यहाँ पर ऋण आवेशित होता है। और पृथ्वी हमारी जो है वहाँ पर, यहाँ पर हमारी धन आवेशित होती है। तो ये क्या होता है कि बीच में जो है वाष्प वगैरह जो है और जो जल वाष्पित होकर बीच में जाता है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर अपना एक लेयर बना है। अब बार बार ये माइनस प्लस की तरफ आता है, पृथ्वी से जोड़ने का प्रयास करता है। कई बार तो बहुत तेज गरज के साथ बिजली तड़कती रहती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये अचानक आके नीचे गिर जाती है, प्लस की ओर खींच लेता है इस तरह से। और मैं इसको साइंस के उस पर डिस्कशन कर दूंगा, बाकी इस पर मोटा मोटा आप इसको देख लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है, बादलों के प्रकारों को पढ़ना है। वर्षा कैसे होती है, प्रेसिपिटेशन जो होता है, वर्षा के प्रकार, भारत में कौन कौन सी वर्षा, किस किस मानसून प्रकार की वर्षा पाई जाती है, आपको पता ही है। किस किस क्षेत्रों में कितने सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, जैसे पश्चिमी घाट है वहाँ ज्यादा होती है, पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा होती है, ऐसा क्यों होता है। फिर उसके बाद ये राजस्थान वाले क्षेत्रों में कम होती है, ऐसा क्यों होता है, ये सब पढ़ना है। ठीक, फिर क्या है, जलवायु चरम, वर्षा कम और लोग चलवासी। चलवासी का मतलब एक स्थान पर कुछ दिन रहे फिर आगे चले गए, पशुचारक हुआ करते थे। ऊपर एक कथन निम्नलिखित में किसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो आपको ये क्षेत्र पढ़ना है, अफ्रीका सवाना का क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका प्रेरी का क्षेत्र, मध्य एशिया स्टेपी का क्षेत्र, साइबेरिया टुंड्रा का क्षेत्र। ठीक, इस तरह से आपको पढ़ना है। मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्षेत्रों के बारे में पढ़ना है। फिर आपको जनजाति क्षेत्र, जनजातियों के बारे में पढ़ना है, पूछ लेता है यूपीएससी ने 2019 में भी रिपीट किया। पीबीटीजी से संबंधित इस समय जो है 75 जनजातियां इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक, तो लिंबू कहाँ पर पाई जाती, कार्बी कहाँ पर पाई जाती, कार्बी एंगलोंग आपको पता ही असम का क्षेत्र है। ठीक, डोंगरिया कौन ये कहाँ पर पाई जाती, बोंडा ये कहाँ पर पाई जाती है। ठीक, तो इस तरह से जो है जनजातियों के बारे में पढ़ना है।
तो ये चीज़ें जो आप इस तरह से आप तैयारी करोगे तब आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। और जो है आप प्रीलिम्स के स्तर पे जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको सच में इतना फ़ायदा मिलेगा, तो आप मुझे याद करेंगे। ठीक, तो फिर यहीं तक रखते हैं, आगे फिर इसी तरह से इसी मेथड से लाएंगे। बाकी हमारा जो प्रोग्राम है वो डिटेल्ड एनालिसिस हम PYQ पर कर रहे हैं, उसको 2024 का हमने पेपर उस पर लगा रखा है, आप उसको देखिएगा। बाकी आगे हम 2023 2025 जो भी हाल में हुआ उसको सारे चीज़ों को हम डिस्कशन करते हुए करेंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। आप निर्भीक होकर के इसको फॉलो करिए। ठीक, तो यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।